साल की बच्ची है, दिख रहा है, अक्टूबर 2022, कंप्लेंट ऑफ वीकनेस, इरिटेशन, हार्ट palpitation, diagnosed as pancytopenia without organomegaly, without lymphadenopathy, very severe aplastic anemia, diagnosed in एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में इसको डायग्नोस किया गया, और क्या डायग्नोस किया गया? aplastic anemia, क्वेरी सेकेंडरी टू ईवी, एक वायरल डिसीज होती है, क्वेरी पोस्ट वायरल, क्वेरी इडियोपैथिक। तो इन्होंने सब करके देखा, पेशेंट को 40 दिन 50 दिन से ज्यादा आईपीडी में रखा, कई बार वापस बुलाया, डिस्चार्ज किया, लेकिन हालत ये कि कुछ हाथ नहीं लग रहा है। देन after not getting relief from conservative treatment, advised for bone marrow transplantation। ये प्लास्टिक एनीमिया में ये करना ही पड़ता है। तो किसके लिए एडवाइस किया? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए। किसने एडवाइस किया? एम्स भोपाल ने किया। मेरे नहीं डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट एविडेंस देखिए उसका। अब जब पेशेंट आई तो उसकी स्टेटस क्या थी? हीमोग्लोबिन वाज 4.20, प्लेटलेट काउंट वाज 4000। 4 हीमोग्लोबिन है और 4000 प्लेटलेट काउंट है। आओ इमरजेंसी वाले कितने हो? समझ रहे हो क्या स्टेटस है? नेक्स्ट, 1 महीने के बाद हमने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, तो हीमोग्लोबिन 4.20 से रह गया 3.10, डाउनफॉल कम और हो गया। प्लेटलेट काउंट लेकिन 4000 से हो गई 5000। लेकिन 4 to 5000 ये तो सिग्निफिकेंट या कोई एरर हो सकता है, कोई हम सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ किया है। दिस इज द सिंपल, इतना तो एरर या इतना ऊपर नीचे रिपोर्ट्स में हो सकता है। तो कुल मिला के क्या हुआ? पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, हमने जो निदान किया है वो गलत कर लिया है। पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं एम्स भोपाल के। नेक्स्ट, ये उसके वहां पे कोर्स जो हुआ है ट्रीटमेंट का वो सब लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट, एक बार प्रीवियस करिए। रेटिकुलोसाइट काउंट है 0.5%। मतलब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है कि यदि 0.5 से कम या 0.5 है तो वो एप्लास्टिक एनीमिया है पेशेंट को। साथ में ये वाली प्रोफाइल हो पेशेंट की। नेक्स्ट, ये यहां पे लिखा है ट्रीटमेंट दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को रेफर किया गया है। अब वो बेचारा रेफर होकर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, आफ्टर 1 month of treatment, hemoglobin is 3.60, platelet count 15,000। तो पहले के जो 15 दिन 10 दिन की दवा थी उसमें क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, रिस्पॉन्ड नहीं किया पेशेंट ने, हमारा डायग्नोसिस गलत हुआ। फिर हमने उपसय देखा कि पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा। देखो आचार्य चरक को भी उपसय करना पड़ता था, लिखा है ना उन्होंने उपसय के बारे में। तो ये क्या हो गया? उपसय हो गया ना कि पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग, पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ? निदान गलत किया है। तो हमने चिकित्सा को बदला और जो दूसरी चिकित्सा देनी चाहिए वो हमने दे दी, क्योंकि उपसय में एक और अनुपसय में एक कैसे होती है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। तो क्या हुआ? 3.60 और प्लेटलेट काउंट 15 अब सिग्निफिकेंट। हीमोग्लोबिन जरूर 3.10 से 3.60 ही हुआ है, लेकिन प्लेटलेट काउंट क्या हुए? 5 से 15,000 हो गए। दैट इज सिग्निफिकेंट कि हाँ वी आर ऑन द राइट पैथ, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, आफ्टर 2 months hemoglobin 5.8, platelet count 20,000। next, without any bone marrow transplantation, without any steroids, without any kind of medications, without transfusion, hemoglobin 8.8, platelet count 0.42, 42,000। next, after 6 months of treatment, hemoglobin is 9.60, प्लेटलेट काउंट 50,000। प्लेटलेट काउंट अभी कम ही है। नेक्स्ट, आफ्टर 1 year of treatment,
hemoglobin is 11.79, platelet count is 89,000. बिना किसी ट्रांसप्लांटेशन के, बिना किसी ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी स्टीरॉइड के, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा से। कैसा है? बजाओ चालू। इतने में मजा नहीं आता मेरे को, इसके बाद करें। नेक्स्ट, hemoglobin is 11.61, platelet count 1,20,000. अब सही लग रहा है? बच्ची एकदम नॉर्मल, स्कूल जाना तो उसका बंद हो गया था, जाना शुरू हो गया है, वो खेलती है, मस्ती करती है, फॉलोअप आता है उसका, वेल टू डू। जो है प्लास्टिक एनीमिया घोषित हो गया था, वो बच्ची एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गई। किस सिद्धांत से? आयुर्वेद का दोष पाक धातु पाक के सिद्धांत से। यहां चिकित्सा क्या दी गई? अगेन जीर्ण ज्वर जन्य ही इसकी हमने डायग्नोस किया है, और चिकित्सा में यहां पर हमने दिया है ज्वर नाग मयूर चूर्ण और ज्वर भैरव चूर्ण, भेषज रत्नावली, ज्वर रोगाधिकार। ये फॉर्मूले कोई नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूं, वो डंके की चोट पर बता रहा हूं, करो यूज, आपको भी मजा आएगा। क्या है? ज्वर नाग मयूर चूर्ण, ज्वर भैरव चूर्ण, ये दो कॉम्बिनेशन आए हैं, भेषज रत्नावली, ज्वर रोग अधिकार। इन दोनों औषध कल्पों का प्रयोग किया है हमने, और ये पेशेंट पूर्ण रूप से बाहर आ गई। कोई आयरन हमने अलग से इसको कुछ नहीं दिया, फिर भी हो गया। दोषपात धातुपात, कैपेसिटी तो है शरीर में बनाने की, लेकिन उस पर कोई आवरण हो गया है या कोई धातुपात हो गया है, इसलिए नहीं बन रहे। तो आवरण या धातुपात को आपने हटा दिया, हो गया ना काम, बढ़िया हो गई बच्ची, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इस पेशेंट को अभी जो मैं सुना रहा हूं तो सक्सेस स्टोरीज, आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मैं डाउनफॉल भी दिखा रहा हूं बीच बीच में जहां पर दिक्कत आई है। लेकिन उसके पीछे और स्टोरीज होती है जो हमारे यहाँ पे सीखते हैं ना बच्चे, वो थ्रिल्स रहते हैं हमेशा। आज ये हो गया, ब्लीड हो गया, प्लेटलेट काउंट एकदम से ड्रॉप हो गए, सीवियर फीवर आने लगा पेशेंट को। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि 6-8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को सीवियर फीवर आने लगा, 104, 103। ऐसी स्थिति में मैंने कहा फीवर आ रहा है, क्यों आ रहा है, चेक करो। तो वहां पे चेक हुआ तो टाइफॉइड आया, मतलब बिडाल पॉजिटिव है। तो डॉक्टर्स ने वहां पे एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, लेकिन फीवर ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार इसका फीवर गया नहीं है, मतलब ये जो है जीर्ण ज्वर वाला ही ज्वर है, वापस आया है ये, इसकी चिकित्सा अभी बाकी है। तो जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके साथ में मैंने दूसरा ट्रीटमेंट एसोसिएट किया, और तब जाके हमने इसके फीवर को रिड्यूस कर पाया। तब फीवर जब कम हो गया, उस समय ऑन द टाइम ऑफ फीवर इसके प्लेटलेट काउंट्स एंड हीमोग्लोबिन अगेन ड्रॉप हो गए थे। फिर हमने उठाया है इनको, तो समझ में आया कि संप्राप्ति कैसे हो रही है। लाइन दिखाई देती है, लाइव बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है जैसे शास्त्र ने लिखी है। तो वहां पर जब धातु पाक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो वहां जब ज्वर आ रहा था उसको फिर से ट्रीट किया, तो पेशेंट सर्वाइव कर गया। नहीं तो क्या था, उस समय पे निकल जाता। तो जब इमरजेंसी करते हैं तो ऐसे उतार चढ़ाव रोज देखते हैं हम, हर पल देखते हैं, लेकिन उनको भी मैनेज करना पड़ता है। इमरजेंसी इज नॉट लाइक हाँ ये दवाई देती हो गया, वो तो मेन इंग्रेडिएंट्स बता दिया मैंने आपको। जैसे प्रीवियस पेशेंट में हेमेचूरिया हुआ तो हमने बसंत कुसुमाकर रस दिया, प्रवाल पिस्टी दी, उसको मैनेज किया। तो क्यों दिया, उसके पीछे अलग अलग लॉजिक्स हैं। पुराने वाले पेशेंट्स में हमने दिया था बृहद सर्वज्वरहर लोह। प्रीवियस जो आईडीपी पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट मैंने नहीं बताई थी, आपने पूछी भी नहीं। मेरे सर दिमाग का दही हो रखा है फीवर से। बृहद सर्वज्वरहर लोह, हर पेशेंट में हम अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि एक व्याधि की कम से कम 14 कल्प पता होने चाहिए आपको। यार मान के चलो किसी को मधुमालिनी नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, बैठ जाओगे क्या? तो उसको बृहद सर्वज्वरहर लोह दे देंगे, हमने टेस्ट कर लिया ना सारी चीजों को। बृहद सर्वज्वरहर लोह नहीं मिल रहा है तो ज्वर नाग मयूर दे देंगे, ज्वर नाग मयूर
14 ड्रग तक आपको पता होने चाहिए। सोचो आप, कितनी बड़ी सोच है हमारे गुरु जी की। 14 कल्प आपको पता होने चाहिए, तब मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। नेक्स्ट, डोज तो डिपेंड वेरिएबल है, इमरजेंसी है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग मेडिसिन में डोज वेरिएबल होती है। कभी 1 अवर्ली देते हैं, कभी जैसे ये पेशेंट स्टेबल हो गया तो उसको 2 अवर्ली कर देते हैं, और स्टेबल हो गया 3 अवर्ली कर देते हैं, फिर दिन में 2 बार कर देते हैं। इट्स वेरिएबल, उसका तो पूरा केस पेपर्स देखने पड़ेंगे आपको उसके लिए। अब आपको दिखाएंगे कोविड-19। जब कोविड-19 आया